नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनते ही क्या एनडीए मनमानी पर उतर आई है, क्योंकि कई जगहों से ऐसा भी देखा जा रहा है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास जाने के बाद क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश मॉडल बिहार में लागू करना चाह रही है। बड़ा सवाल यह है कि सालों से 10 सर्कुलर रोड में रहने वाले राबड़ी देवी और लालू प्रसाद को उनका घर छोड़ने को क्यों कहा जा रहा है। क्या एनडीए को इतनी प्रचंड बहुमत मिल गई है इसलिए सबसे हिसाब चुकता किया जा रहा है, या बड़ी वजह यह है कि अब गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है और अगर मंत्रालय पे नजर डाला जाए, मंत्री परिषद पर नजर डाला जाए तो 14 मंत्री बीजेपी के हैं तो 8 जेडीयू के, यानी कहा जाए कि मंत्रिमंडल गठन में पूरा छाप, ज्यादातर छाप बीजेपी का दिखाई पड़ता है। इसलिए भले ही मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं हो लेकिन सरकार बीजेपी के हिसाब से चलेगा, इसलिए उन सबसे हिसाब होगा जो बीजेपी को हाशिए पर रखते आए। तो क्या बीजेपी इसलिए इस तरह का रास्ता अख्तियार कर रही है या कुछ और अंदर खाने चल रहा है। नाम बीजेपी का हो रहा है और फैसले जेडीयू के कोई और नेता ले रहा है। आखिरकार ये फैसले क्यों लिया जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार की तो ये पहचान रही नहीं है, फिर नीतीश कुमार अब ऐसा करने को मजबूर क्यों हो रहा है। क्या नीतीश कुमार एक मजबूर मुख्यमंत्री है। आखिरकार सवाल क्या है और असली में सवाल का असली जवाब कहां छिपा हुआ है, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहले आइए आपको सुनाते हैं कि शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। देखिए, बिहार सरकार की नीयत कहीं से ऐसी नहीं है कि कोई बदले की नीयत से ये कदम उठाया है। बिहार सरकार ने वहाँ पे जब नई सरकार बनी उसकी पॉलिसी बनी हुई है, स्पीकर के लिए बंगला एयरमार्क होता है, सीएम के लिए, विपक्ष के नेता के लिए। तो जो बंगला उनको दिया गया है वो विपक्ष के नेता के लिए एयरमार्क है, तो उनको बंगला बदलने को कहा जा रहा है। खाली कराने को कौन कह रहा है। बंगले से बंगले में जाना है, इसमें भी उनको एतराज हो रहा है जी। तो बहुत बड़ा मकान चाहिए, बहुत गरीबों के नेता कहे जाते हैं और मकान भी चाहिए एकदम आलीशान। तो जो विपक्ष के नेता को मकान एयरमार्क है, तेजस्वी यादव तो गए उसमें, वो तो अदालत भी गए थे जब डिप्टी सीएम का बंगला वो खाली नहीं कर रहे थे, तब उनको 1 पोलो रोड दिया गया था जो विपक्ष के नेता के नाम एयरमार्क है। जब सुशील मोदी विपक्ष के नेता थे तो उसी में रहते थे, आखिर तेजस्वी यादव वहाँ गए। अब विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं राबड़ी देवी जी, उनको इतना मोह माया बंगले से नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो बंगला उनको मिला है वो तो और सुंदर है, उसमें जाएं। जो बंगला और मिला है वो सुंदर है, उसमें जाएं। गरीबों के नेता हैं, बड़ा बंगला छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसकी वजह क्या है, ये सवाल उठा रहे हैं। और सवाल उठाने वाले कौन हैं, तो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के नेता। मैं सीधे लिए चलता हूं आपको, हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ आरजू खान जुड़े हैं। आरजू खान साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ मनीष पांडे बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ मनोज कुमार बैठा प्रवक्ता जनसुराज जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आरजू खान आपके पास आना चाहूँगा और आपसे सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पिछले 20 साल से ये घर खाली नहीं करवाया जा रहा था। क्या आपको लगता है कि ये घर खाली करने को इसलिए कहा जा रहा है या नया घर इसलिए दिया जा रहा है इसको खाली करने कहा जा रहा है? वजह यह है कि इस बार सरकार में बीजेपी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए बीजेपी अपनी इच्छा थोप रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप इसको जी जी
मैंने कहा कि देखिए, सरकारें पंकज जी आते रहती हैं और जाते रहती हैं, लेकिन किसी को ये गुमान न रहे। और मैं स्पष्ट शब्दों में सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो बौखलाहट है, जो इनका ये आज अकड़पन जो दिख रहा है ना, आपने जनता के हिसाब से नहीं लिया है, ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से लिया है। तो हम आपकी परेशानी को समझते हैं, आपकी छटपटाहट को समझते हैं। अभी आपने शहनवाज हुसैन का एक बयान सुनाया, वो कह रहे थे कि गरीबों के नेता हैं, बड़ा बंगला चाहिए। तो यानी कि वो इनडायरेक्टली ये भी बता दें कि वो क्या अमीरों के नेता हैं क्या? गरीबों के नेता तो हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और गरीब वंचित शोषितों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन उनका बयान कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वो अमीरों की पार्टी के आदमी हैं, जिनको अडानी और अंबानी जैसे लोग फंडिंग करते हैं और उनको सियासत में लेकर आते हैं और चस्पा करवाते हैं जनादेश के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत सारे ऐसे बंगलेज हैं, आप एकाएक जो है तेज प्रताप यादव का बंगला हो गया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बंगला हो गया, आप इसको एकाएक 20-25 दिनों के अंदर खाली करवाना क्यों चाहती हैं? आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा है इस देश के विपक्ष को क्या हटा देना, खत्म कर देना? आप यही चाहते हैं? और अपने हिसाब से आप चलाना चाहते हैं गृह विभाग को। आप अपने तरफ से हर विभाग को आप चलाना चाहते हैं, जिस विभाग के अंडर में ये आता है, लालू प्रसाद यादव जी का। हम कहते हैं कि जब आपने खाली करवाने का बंगला खाली करवाने का आपने ऑर्डर दिया है, हमारे पास कागजात भी आए हैं, हम उस पे देखेंगे, समीक्षा करेंगे। लेकिन इसमें इतनी हड़बड़ी की बात क्या है कि अमीरों के कहते हैं गरीबों के नेता, और बड़ा बंगला खाली नहीं करवाने चाहते। एरोगेंट देखिए इनकी बातों का, ये किस तरीके से घुमा फिरा के अभी भी कटाक्ष करना चाहते हैं। अरे आप सियासत में आ गए हैं, आप जीत गए हैं, और हमको मालूम है आप ज्ञानेश कुमार के रहमो करम पे जीते हैं, तो जाहिर सी बात है ये अकड़ तो रहेगी ना। नहीं तो जो बेहतर लोग होते हैं उनके अंदर अकड़ नहीं रहती है, ये अकड़ इनको एक दिन खा जाएगा। जो भी उचित प्लेटफॉर्म होगा उस पर हम जाएंगे, अपनी बातों को कहेंगे, और कहने के बाद जो 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवाज है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और सरकार की ये जो मंशा है उस मंशा को हम खारिज करेंगे। अब आपने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया। हमारे साथ मोहम्मद अकबर अली जेडीयू भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। लेकिन मैं प्रवक्ता जन स्वराज के पास जाना चाहूंगा। मनोज जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जो जिस बंगले का अधिकारी है उसको वही बंगला मिलना चाहिए? आखिरकार सरकारी बंगले पर सालों तक कोई कुंडली मार करके क्यों बैठेगा जब उसका अधिकारी नहीं है? तो जन स्वराज पार्टी इसको कैसे देखती है? विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत देखती है या सही कार्रवाई मानती है? इसमें सही और गलत की बात नहीं है। अगर उनकी सही कार्रवाई होती तो पिछले बार भी इनकी सरकार थी, वही विपक्ष में थे, तब क्यों नहीं किया? अभी सरकार को नया बनी है, अच्छा मैंडेट मिला है, और जिस तरह से हमारे आरजेडी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि किसी की कृपा हुई है, हो और ना हो उसका तो कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ ही है कि 10,000 रुपये दे के वोट खरीद करके सत्ता में काबिज हुए हैं। उसके जस्ट आने के बाद, शपथ लेने के बाद तुरंत किसी को बंगले खाली करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष का जो बंगला है विपक्ष का बंगला होना चाहिए। तो एक जगह से दूसरी जगह से भेज रहे हैं, वो कहाँ कहाँ तक सही है नहीं है वो अपना संवैधानिक तरीके से समझे। लेकिन जिस तरह से ये लोग आए हैं, बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए हैं बिना कागजात देखे, ये चीजें सही नहीं लग रही है। साथ ही साथ जब वो लोग कह रहे हैं कि हम बंगला खाली करा दिया, ठीक है, बंगला जिसको इसका अधिकारी है उसी को मिलना चाहिए, जिस जो अधिकारी नहीं है वहां पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी क्यों? पिछली बार में तो वैसी ही सरकार थी, विपक्ष में महागठबंधन था, सत्ता में एनडीए गवर्नमेंट थी। और दूसरी बात, जहां तक हम बात करें कि बीजेपी की जो मंत्री आए हैं वो ये कह रहे हैं, तो हम एनडीए पर विश्वास करें कि बीजेपी अलग विश्वास करे, जदयू अलग विश्वास करे? अगर बीजेपी ऐसा कार्य कर रही है, बुलडोजर चला रही है, जो नीतीश कुमार का कोड ऑफ एक्शन नहीं है, वो गरीबों को चलिए, समाजवादी नेता है, वैलिड पॉइंट। रहे हैं। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का कोर एक्शन नहीं है। हमारे साथ मोहम्मद अकबर अली साहब जुड़ गए हैं। अली साहब, क्या आप नहीं कर रहे हैं, बीजेपी करने को मजबूर कर रही है? आरजू खान जी, मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, वेट वेट वेट, आ रहा हूं। आपकी आवाज नहीं 30 आ रही सेकंड है का आरजू खान। हाँ बोलिए। मैं कह रहा था कि मैं 30 सेकंड के लिए सिर्फ एक छोटा सा सवाल रखता हूं कि मुरली मनोहर जोशी जी
और आदरणीय आडवाणी जी की वजह से ये लुटियंस जोन्स में अभी तक क्यों बंगले जो है आवंटित हुए हैं, वो क्या है? इस सवाल का जवाब मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। दिल्ली लुटियंस जोन में मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी के नाम पर अभी तक वो बंगला आवंटित है, उसको खाली कब ये करवाएंगे? ये भी जरा हमको इस सवाल का जवाब चाहिए आपके माध्यम से। चलिए मोहम्मद अकबर अली साहब, क्या मैं जवाब लूंगा, बीजेपी प्रवक्ता हैं यहाँ पर। अकबर अली साहब, क्या आपकी नहीं चल रही है, बीजेपी ज़्यादा एग्रेसिवली अपनी बात रख रही है और आप मौन हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पिछली सरकार तक नीतीश कुमार टाइप ऑफ पॉलिटिक्स चल रहा था, अब इस बार बीजेपी आक्रामक फैसले ले रही है और आपको देखना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, या जो पसंद नहीं है, आप घटक दल हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है बंगला आवंटित करने का। इसमें तो इस तरह का विवाद होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे बंटवारा सूट फाइल करेंगे और फिर जो है कोर्ट से टाइटल का डिग्री लेंगे। इसको इस तरह का न्यायिक प्रक्रिया की बात करने की क्या आवश्यकता है भाई? मुझे तो लगता है कि 39 नंबर जो बंगला आवंटित हुआ है वो 10 नंबर से बड़ा बंगला है। तो भाई ये तो सरकारी प्रक्रिया है, कोई निजी जो है ये प्रॉपर्टी है नहीं कि आप उसके लिए जो है बंटवारा सूट फाइल करेंगे कि नहीं ये हमारा हिस्सा जो है खानदानी है, हमको यहीं रहना है। ये तो सरकारी व्यवस्था है। चुनाव जो लोग हार जाते हैं उनको बंगला खाली भी करना पड़ जाता है। तो ये अगर इसी तरह बात होती रही तब तो जो हारे हैं माननीय सदस्य वो कहेंगे नहीं अब बंगला हम खाली ही नहीं करेंगे, इसमें हम 5 साल जो है मेरा इसमें जो है याद बसा हुआ है, हम छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। इस तरह का विवाद क्यों करने की क्या आवश्यकता है भाई? नहीं तो तो समझ आप ही ये में नहीं आ मान रही रहे हैं बात। कि ये आप मान रहे हैं कि ये अनुचित विवाद है, इसकी जरूरत नहीं है। मनीष पांडे, आपने सुना अर्जुन खान ने क्या सवाल आपसे पूछा? भाई आडवाणी जी का बंगला चेंज नहीं हो रहा, मुरली मनोहर जोशी जी का बंगला चेंज नहीं हो रहा है, तो राबड़ी जी का क्यों चेंज हो रहा है? मनीष जी, क्यों आप उनको हैरेस कर रहे हैं? क्योंकि आप इस बार बड़ी संख्या में आए हैं, सरकार पर भी हावी हो रहे हैं। बिहार में इस तरह की राजनीति होती नहीं थी। मनीष पांडे जी, देखिए, ये हताशा की राजनीति है और आरजू भाई हम ही लोगों को बता रहे थे कि बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, अकबकाए हुए हैं। लालू प्रसाद जी तो समाजवादी विचारधारा के उस चपरासी क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति, गरीब गुरबा के लोग, ये उनको ये क्वार्टर प्रेम और कोठी प्रेम कब से हो गया? ने पर सवाल आप पर भी है ना कि अभी पिछली बार तक आप हटाए नहीं, इसी बार क्यों हटा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं किसी भी चीज कोई किसी सवाल से मैं भागता नहीं और मैं सवाल दागने में भी पंकज जी वो पीछे नहीं रहता। देखिए, सवाल यह है कि ये जो इतनी कोठी को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता। ये तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत आवंटन होता है कोठी का। हाँ, अगर उनको ये कहना हो कि नहीं नहीं ये कोठी मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूसरी वाली कोठी दे दी जाए, तो यह समझ में आता है कि नहीं भाई ये उनके अनुसार नहीं है, भाई नेता प्रतिपक्ष है, कोई दूसरी कोठी उनको दी जाए जो उस रेंज में जो उनके नियमानुकूल हो, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन उसी कोठी से इतना प्यार जिस कोठी में जाने के बाद दोबारा सत्ता हासिल ही नहीं हुई, विजय श्री देख नहीं पाए, मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया, लालू जी की स्वास्थ्य बिगड़ गई, उस पनौती वाली कोठी से इतना प्यार है। मैं तो आरजू भाई से पूछना चाहूंगा, भाई कोई तहखाना वगैरह वहां बना रखा है क्या, जो नहीं चाहते कि खाली करने के बाद लोगों को पता चले? आखिर में ऐसी सरकारी चीजों पे, सरकारी संपत्ति से जो ये लालू परिवार का प्रेम है, वह कब टूटेगा भाई? कभी चारा से प्रेम हो जाता है, कभी जो है सो आईआरसीटीसी में प्रेम हो जाता है। ये लगातार सरकारी चीजों से प्रेम का मुंह अब तोड़ दीजिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। देखिए, अब आप मानिए या न मानिए, लेकिन एक बात मान लीजिए कि सत्ता तो मिल गई है ना। अब वह चोरी करके मिली है, डकैती करके मिली है, वह बिहार की जनता तय करेगी। वह अब आपको बिहार की जनता ने तय करने लायक भी नहीं छोड़ा है। लेकिन
यह एक प्रक्रिया है जिसकी आप प्रोपगंडा कर रहे हैं। और मैं तो भाई नीतीश जी को बधाई दूंगा। पर ये और ये मैं तो मनीष नीतीश जी पांडे से जी, सवाल भी पूछूंगा। मनीष पांडे जी, पंकज जी, मनीष पांडे जी, मैं जो अब कहने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि ना आरजेडी को अच्छा लगेगा, ना जेडीयू को अच्छा लगेगा, ना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है मैं साझा करना चाहूंगा और उसका जवाब आपसे चाहूंगा। दरअसल कहा गया है कि ये जो दूरी, ये जो नजदीकियां थी ना, वो सरकार के स्टेबिलिटी के लिए हमेशा खतरनाक रही है। अरे अभी भी बीजेपी माइनस कर दिया जाए तो 127 लोग साथ आ सकते हैं। आरजेडी, जेडीयू, एआईएमआईएम सब लोग आ जाते हैं तो 127 का आंकड़ा छू जाता है। कहा यह जाता है कि नीतीश जी अपने पीछे वाले दरवाजे से निकल सकते हैं और बड़ी आसानी से वहां पहुंच जाते हैं। इसकी गॉसिप, इसकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है, इसीलिए दूरी बढ़ा दी गई है। पहले दूरी कुछ थी नहीं, अब 200 मीटर की दूरी कर दी गई है ताकि इस तरह का कुछ आदान प्रदान हो न सके। सच्चाई क्या है आरजू खान जी? दूरी जानबूझ करके बढ़ाई गई। मेरा जवाब दे दूं मैं इसका? हाँ हाँ, आरजू खान जी बोलिए बोलिए। मैं सोचा कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो प्रवक्ता है वो मेरे सीधे बातों का सीधा जवाब देंगे। उन्होंने मुरली मनोहर जोशी पे कुछ नहीं कहा। अटल बिहारी वाजपेयी के बंगला के आवंटन पे आज मेरी तक बात इन्होंने पूरी नहीं चुप्पी हुई साध आजू रखी भाई, थी। मेरी बात उस पूरी पे हो जाए इन्होंने मैं कुछ जवाब नहीं दे कहा। दूंगा। बकायदा 20 सालों से, पंकज जी ने मुझे बकायदा बीच 20 में सालों रोक से दिया ना। शासन सत्ता में, सुन लीजिए ना मनीष भाई, मनीष भाई सुन लीजिए ना। लगातार लगभग 20 सालों से शासन सत्ता में आप हैं और राबड़ी आवास में आप तहखाने की बात करते हैं। आप बताइए ना, आपने क्यों ऐसी मानसिकता से वो तहखाना छुपा के रखा था? यानी कि आप चोर हैं क्या? आप ये साबित करना चाहते हैं या ऐसे लोगों को आप संपोषित और संरक्षित करना चाहते हैं? आप तो अपने सरकार पे साफ सवाल उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि इतना पनौती। अरे 60 55 60 सालों तक भारतीय जनता पार्टी इस देश के शासन सत्ता में नहीं थी तो आप कितने बड़े पनौती थे? इस पनौती के भी, पनौतीपन के भी बारे में बता दीजिए। हम सीधी बातों पे सीधा जवाब चाहते हैं। आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, हमको घुमा फिरा के जवाब मत दीजिए। हमको बताइए कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और मुरली मनोहर जोशी जी क्या है, इस देश के कौन संवैधानिक पद पर अभी हैं, जिसके बाद भी उनका जो लुटियंस जोन में जो बंगला आवंटित हुआ है उसको आप कौन मोहब्बत की वजह से उनसे बंगला खाली नहीं करवाते हैं? और गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आप इतनी जल्दी में क्यों है बंगला खाली करवाने के? हमको इसका सीधा स्पष्ट जवाब चाहिए। मुझे लगता है मनीष पांडे कुछ कहना चाह रहे थे। ये बात पूरी हो जाए फिर मैं दोनों प्रवक्ताओं के पास आ रहा हूं। मनीष पांडे आप जवाब दे रहे थे, आप दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा। कल 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिल रहा है मुख्यमंत्री रोजगार योजना, उद्यमी योजना के माध्यम से। तो मैं तो आरजू भाई को बधाई दूंगा कि आपको एक और मुद्दा मिल गया भाई, जरा इसको उठाइए, क्योंकि अब तो चुनाव है नहीं। अब क्यों वोट खरीदे जा रहे हैं और पैसों की बर्बादी हो रही है, जनता के टैक्स की बर्बादी हो रही है। एक मुद्दा आपको मिल रहा है, उसको जरूर उठाइए। दूसरी बात, आपने आडवाणी जी के आवास पर उंगली उठाया। देखिए दिक्कत क्या है आप लोगों को कि आप लोग सिस्टम को समझते ही नहीं है। लालू प्रसाद जी की तरह हाँक देते हैं किसी भी चीज को एक ही तरफ। भाई ऐसा है, जो भी सारे नेताओं को सुरक्षा या लुटियन जोन्स में मिलता है ना, वह गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट आती है उनकी सुरक्षा को लेकर, उसके हिसाब से उनको सिक्योरिटी भी मिलती है और उनको आवास और लुटियन जोन्स भी मिलते हैं। ये आपकी समझ में ये बातें आएंगी ही नहीं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में हर जगह राइफल हथियार लेके सुरक्षा कर्मी खड़े नहीं होते। उसका भी एक जोन जो है सेलेक्ट किया हुआ, किस जोन में किस प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्था रहेगी। तो आडवाणी जी को या मुरली मनोहर जोशी जी को अगर लुटियन जोन्स में कोठी उपलब्ध है तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर होगा, जिसको आप समझ नहीं सकते और समझ के भी नासमझी करते होंगे। इसलिए आपको उस सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूंगा आरजू भाई, अगर समाजवादी हैं तो इस बात के लिए मत लड़िए कि कोठी छोटी है कि कोठी बड़ी है। भाई यह मोह माया तो त्याग दीजिए, जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, इस सच्चाई को समझिए। और मैं तो कहता हूं कि बेटर यह होगा कि अगर कोई तहखाना है बना हुआ, भाई 20 वर्षों से रह रहे थे तो सोच तो लंबी हो गई होगी। तो अगर इस प्रकार का जो ईडी सीबीआई नहीं खोज पाई उस तहखाने को, हो सकता है कि आप
जब परमानेंट उसको छोड़े तो आने वाले जो लोग हैं उनको मिल जाए वह तहखाना, जिनको वह अलॉट हो या जिसके वो काम में आए। अगर आप इस चीज को नहीं बताना चाहते तो कह दीजिए कि मुझे रहने दिया जाए, उसमें कुछ गुप्त बातें हैं उन चीजों में, उन कोठी में, इसलिए हम उसको नहीं छोड़ सकते। या नहीं तो आपके पास सिलेक्शन का होता है कि भाई ये कोठी में नहीं जाएंगे, हमको उस रेंज का जो नियम के चलिए। अनुसार भवन निर्माण विभाग के, आवास विभाग के हिसाब से जो कोठी आवंटित की जाती है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद को, वो किया जाए। लेकिन सच्चाई यही है, देखिए पंकज जी की रस्सी है जल गई है, अभी तक ऐंठन नहीं गया है रस्सी का जला हुआ। आज भी यह 90 के दशक में ही जीते हैं। इनके युवराज की भाषा आज भी लगती है कि वह मुख्यमंत्री हैं बिहार के। आज भी उन्होंने बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट नहीं किया, जिन लोगों ने इनको वोट किया। कहीं एक एक्स पर, सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का एक पोस्ट मुझे दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने अपना आभार प्रकट किया हो मतदाताओं का जिन्होंने इनको वोट किया है। तो ये तो इनका देखिए स्टैंडर्ड है सोच का। इसीलिए ये अगर कोठी के लिए लड़ रहे हैं, जूतम पैजार कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन मैं एक बार फिर चलते चलते आरजू भाई कहना चाहूंगा कि वो राज तो कुछ उस कोठी में जरूर है जो ईडी सीबीआई नहीं ढूंढ पाई। वो राज क्या है वो तो आरजू भाई बताएंगे जब इनके पास आएंगे। लेकिन 1971 का एक पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट है मनोज बैठा जी, और उसके हिसाब से कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या अधिकारी को सिर्फ उनके पद और अधिकार के आधार पर आवंटित किया जाता है सरकारी आवास। जैसे ही पद बदलता है नया आवास दे दिया जाता है, पुराना आवास खाली करना अनिवार्य हो जाता है। किसी भी सरकारी आवास को खाली ना कराने की स्थिति में भारत में पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट 1971 यूज होता है। और उसके बाद कहा जाता है कि इस पहले नोटिस भेजा जाता है, उसका जवाब देना पड़ता है, फिर घर खाली करना पड़ता है। आपका सवाल वैलिड है कि अभी तक क्यों नहीं कराए, अब क्यों कराना चाह रहे हैं। लेकिन करा भी रहे हैं तो ये अवैध तो नहीं है ना, इलीगल तो नहीं है ना मनोज कुमार जी? हम इसको अनम्यूट इलीगल करिए। मानते ही नहीं है, क्योंकि जी। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जो चुनाव जीत के जाएगा, जो जिस भूमिका में रहेगा, जो संविधान में उनकी प्रक्रिया लिखी रहेगी कि ये गाड़ी देना है, इतनी सिक्योरिटी देना है, यहाँ आवास देना, वही मिलना चाहिए। अब उसके बाद अगर पदस्थ हो जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते हैं, मंत्री नहीं बनते हैं, तो उस बंगले में रहने का वो औचित्य नहीं है। अगर वो कोई रहता है उस बंगले में तो इस संविधान का हनन है, जो एक्ट प्रीमिसेस एक्ट 1971 का हनन, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बिहार में भी और दिल्ली में भी जिनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है। जो संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति रहता है उसको दी जाती है। ये राजतंत्र वाली जो रवैया है, जो मानसिकता है, उसको खत्म करनी पड़ेगी इस देश से। इस देश में प्रजातंत्र है, सुरक्षित रूप से, जो स्वतंत्र रूप से, स्वच्छ रूप से जो चुन के जाएगा, आज जिसको जो सुविधा संवैधानिक स्तर पर मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। आज जो व्यक्ति उस पद पे नहीं है, स्वतः जिम्मेदारी लेते हुए अगर वो बोलते हैं कि हम मंत्री हैं थे या हम नेता हैं, अब लोगों को रहनुमाई करते हैं, तो खुद उसको छोड़ देना चाहिए। और बहुत ताजुब होता है सर इस बात को बोलते हुए कि बहुत सारे इस देश में, किसी में मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हर बात पर संविधान की कसम खाते हैं कि संविधान जिंदा रहता है, संविधान से देश चलता है, राज चलता है। जो नेता होता है, जो मंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, जो कोई भी होता है, अगर वो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो नीचे वाले जो लोग उनके रहनुमा जो उनको फॉलो करते हैं वो भी उनको फॉलो नहीं करते। तो केवल संविधान का रट लगाने से चलिए, कुछ नहीं होता है। ठीक अगर है। संविधान में चीजें लिखी हुई है, तो उसका बैठा follow जी, मैं इससे आगे लेके जाऊंगा इस सवाल को कि दरअसल असली पॉलिटिक्स क्या है। मुझे तो ये पता है कि जेडीयू में एक नेता और बीजेपी के कुछ नेता नहीं चाहते हैं नीतीश लालू मिलन फिर से हो जाए, इसलिए जो घर की नज़दीकी थी ना कि नीतीश बाबू पीछे से निकल के चले जाएंगे मिलने और कुछ भी गुफ्तगू हो जाएगा, कानों कान हवा नहीं लगेगी, कहा यह जाने लगा कि अपना जो सीसीटीवी है बंद करा लेंगे और पीछे से चले जाएंगे, फिर नई सरकार का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दरअसल जेडीयू में भी एक दो नेता ऐसा हैं जिनको इस बात का डर है और बीजेपी को इस बात का डर तो है ही। इसलिए कैसे बांध दिया जाए, इसलिए सबसे पहले जरूरी समझा कि लालू जी का आवास 200 मीटर दूर कर दिया जाए।
सहमत हैं आप इस बात से? मुझे कई नो, लोगों नो, ने नो, इस ये बात तो को बताया, मुझे कई लोगों ने नहीं, इस नहीं, बात सर, को बताया। ये इसका कोई लॉजिक ही नहीं सर। हड़प्पा युग में थोड़ी ना जी रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। हड़प्पा युग में थोड़ी ना जी रहे। जब व्यक्ति किसी पार्टी में नहीं रहना चाहता या अपना कुछ डिसीजन लेना चाहता है तो उसको कौन रोक सकता है सर? उसको चुप के जाने की क्या आवश्यकता है? वो तो कर ही सकता, बात कर ही सकता। मोबाइल है, टेलीकॉम है, वहाँ घर पे जा सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं सर। ये सब इलॉजिकल बातें हैं। नहीं अगर नहीं, उनको हटाना था तो पहले हटाते, टेलीफोन संविधान को याद आती तो टेलीफोन पहले भी तो हटाते, अभी क्यों? टेलीफोन भी तो ट्रैक होता है ना, टेलीफोन ट्रैक होता है, वीआईपीज का मूवमेंट ट्रैक होता है। आखिरकार कैसे हाँ सर, जाते हैं कि राहुल गांधी कौन से देश में घूम रहे हैं, किसको साथ लेके गए नहीं लेके गए? व्हाट्सएप कॉल कीजिए सर, नहीं नहीं ट्रैक होगा। नहीं, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, ट्रैक नहीं होगा, ठीक है? व्हाट्सएप कॉल तो बड़ी लोकेशन आसानी बंद से कर दीजिए, लोकेशन में ट्रैक नहीं। व्हाट्सएप कॉल तो बड़ी आसानी से ट्रैक होता है। अब आपको बता दें, हम लोकेशन लोगों ने ब्यूरोक्रेट्स टेलीग्राम पे बात करने लगे हैं। आपको पता होगा, ये अभी जितने सारे डॉक्टर्स पकड़े गए जो अच्छा, कि इन्वॉल्व ये थे बताइए, टेररिज्म में, वो एक नए ऐप के जरिए बात करते थे। नहीं, टेलीफोन ट्रैप होता, मान लीजिए वो बगल में थे तो उनकी एक्टिविटी देख करके पूरा मीडिया, पूरा लोग, चलिए, नेता कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, सब आप पता इस रहता है। बात उनके से घर में जाएंगे सहमत पता नहीं नहीं हो, चलेगा। लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बातचीत तो करनी ही पड़ती है। अली साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जेडीयू प्रवक्ता हैं, अभी तक नीतीश जी ने ऐसा किया नहीं, फिर अभी करने की जरूरत क्या पड़ गई? आपको लगता है गैर वाजिब है, या आपको प्रचंड बहुमत मिल गई इसलिए आपने ऐसा किया है? भाई ने कि ये तो सरकारी प्रक्रिया है कि आवास का आवंटन जो है माननीय सदस्यों को या नेता प्रतिपक्ष को किस जो है प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, उसका क्या मापदंड है करने का। और अगर सरकार इस तरह का आवास आवंटित करने का काम करती है तो इस पर तो बिना मतलब का इस पे जो है विवाद खड़ा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जहां आवास जो है दे रही है सरकार, सारे माननीय सदस्यों को आवंटन किया जा रहा है, कई मंत्रियों को आवंटन किया गया है, तो वैसे ही नेता प्रतिपक्ष जो है विधान परिषद के हो या विधानसभा के हो, उनको भी आवंटन किया जाएगा। इससे पहले भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जो है वो आवास को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, और उल्टा जो है उन्हीं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है 50,000 रुपए का दंड लगाया कि इस तरह के विवाद को आप क्यों लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई, सरकारी आवास के लिए कोई बंटवारा सूट फाइल नहीं किया जाता है ना। ये कोई खानदानी जो है विरासत है कि आपको जो है प्रॉपर्टी है खानदान की, हम ये लेंगे, वो ये लेंगे, ये फ्रंट से हमको लेना है, पीछे से आप लीजिए, इस तरह का तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। ये तो सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी आवास का आवंटन है, आपको जहां पर आवास आवंटित किया जाता है वहां लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि उसमें जो कैटेगरी है कि सेंट्रल पूल का मकान होगा, स्टेट पूल का मकान होगा, अगर आपको राज्य मंत्री की सुविधा प्राप्त है, कैबिनेट मंत्री की सुविधा प्राप्त है, तो उस सुविधा के अनुसार आपको आवास का आवंटन होना चाहिए। लेकिन चिन्हित आवास लेंगे तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई ये तो चलिए, आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता है। मुझे अगर आरजू खान इस बात को समझा दें, भवन निर्माण विभाग तो विजय चौधरी जी के पास है, और भवन निर्माण विभाग ही एलोकेट करती है ना कि किसको कौन सा आवास मिलेगा। तो आप ये अशोक भाई साहब, ये विजय चौधरी जी के पास है या सम्राट चौधरी जी के पास है, ये कोई मुद्दा नहीं है। बात यहाँ ये है कि आपको अगर राज्य मंत्री का सुविधा प्राप्त है या आपको कैबिनेट मंत्री का सुविधा प्राप्त है, उस सुविधा के अनुसार जो आवास का आवंटन होना चाहिए वो आपको हुआ है कि नहीं। लेकिन चिन्हित ही आवास अगर आपको लेना है तो इस तरह का कानून अगर है तब तो ठीक है, इस तरह का कानून अगर नहीं है तो जहां पे आवास का आवंटन जो स्टेटस के हिसाब से हो रहा है तो आप उसको लीजिए। हाँ, ये है कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर का सुविधा प्राप्त है या राज्य मंत्री का सुविधा नहीं, हम प्राप्त है, समझ गए आपकी बात, आपकी बात समझ गए, पर अली साहब, ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि 25 तक आपको ये बात याद नहीं आई। अभी नई सरकार बनी तब सारे कानून आपके दिमाग में भी याद आ गए। आप गलत नहीं है, पर यह सवाल तो उठ रहा है ना, अभी जनसुराज के प्रवक्ता भी उठा रहे थे कि भाई आपने अभी तक क्यों नहीं किया, अब इस मैंडेट के बाद आप क्यों कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है,
ये सवाल इसलिए भी, अरे भाई, लेकिन मैं आरजू खान से देखिए, पूछना चाहूंगा, ये तो आरजेडी देखिए, ये तो प्रवक्ता से एहसास- मैं पूछना चाहूंगा कि भाई आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, मंत्री तो जेडीयू के हैं विजय चौधरी, तो बीजेपी को टारगेट करने में भी कोई पॉलिटिक्स है क्या? आरजू खान साहब, आरजू खान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मनीष पांडे, आपको लग रहा है कि बीजेपी को एक पॉलिटिक्स के तहत टैक्टिकली अटैक कर रहा है? बात सुन लिया जाए जी, ये मतलब 20 साल तक खाली नहीं कराया गया, 25 साल तक नहीं कराया गया, ये कोई तर्क थोड़ी है भाई। ये तो कभी भी मकान जो है इधर से उधर हो सकता है, ये कोई निजी जो है आवास है नहीं। तो जब भी प्रक्रिया इस तरह की होती है, आपको एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ मतलब कि आप ढिलाई करते हैं। इन 25 सालों में कई बार कोई तर्क हुआ जी, कई जब चाहे तब खाली कराया, तब चाहे नहीं कराए, ये सब कोई क्या? तर्क नहीं हुआ सर, ये सब कोई तर्क नहीं हुआ। ये कोई तर्क हुआ कि जब ये चाहे तो तब खाली ये कराए, जब इस चाहे पर तब रखते विवाद हैं। होने की अरे आवश्यकता तो ही नहीं संविधान से है। जो प्रेमिसेस एक्ट 1971 में जो लिखा हुआ है कि जो सरकारी संवैधानिक पद पे आवास नहीं है, उनका रहने का जो है अधिकार नहीं है, प्रक्रिया, इस तो पे पिछली क्या बार विवाद भी वही करने की सत्य थी, इस आवश्यकता बार भी है? वही सत्य है, तो पिछली बार आपने क्यों नहीं हटाया? तो संविधान और देश और राज्य आपके अनुसार से नहीं चलेगा ना, संविधान के अनुसार से चलेगा। जब अपनी मर्जी आए चलाएंगे, देखिए, ये बिना बात मर्जी तो नहीं हटाएंगे। ये ये कौन सा बात संविधान है जी? अरे हटाया कि नहीं हटाया वो संविधान के बात छोड़ डिटो सब दीजिए। लिखा हुआ है कि जब कोई संवैधानिक, अच्छा ये बताइए कि आप बिना इलेक्शन के वहां पहुंच जाए, आपको मंत्री और आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उसको एमएलसी न जीते, अरे जीतेंगे मंत्री तो जीतेंगे, नहीं मंत्री तो नहीं जीतेंगे, ये कौन सी बात? संवैधानिक प्रक्रिया का रिस्पेक्ट कीजिए। आप पिछली बार क्यों नहीं हटाया आपने? या तो आपको पता नहीं था प्रिंसेस एक्ट 1971, या तो आपने इस बार ईगो में ले लिया कि उनको रहने नहीं देंगे, क्या मतलब है ये बताइए ना। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार कोई अगर प्रक्रिया है सरकार की, अब मान लेते हैं कि कोई अगर 10 साल से किसी आवास में है, अब अगर उनको नोटिस हुआ कि भाई आपका आवास जो है चेंज किया जाएगा, तो इसमें विवाद करने की क्या आवश्यकता है? अगर सरकार ठीक है 10 साल आपको रहने दी, अगर 10 साल के बाद ही हटा के अगर कर रही है, तो आप ये दावा कीजिए कि हमारे सुविधा के हिसाब से जो स्टेटस है वो मकान हमको दिया जाए। आप चिन्हित मकान ही क्यों जो है टारगेट कर रहे हैं भाई? ये समझ से परे है। देखिए मेरा प्रश्न बिल्कुल संवैधानिक है। देखिए मेरा प्रश्न बिल्कुल संवैधानिक है। संवैधानिक ये है जो प्रीमिसेस एक्ट 1971 ये कहता है कि जब आप संवैधानिक पद पे नहीं है तो आपको वो आवास खाली करना पड़ेगा, ताकि जो दूसरा इलेक्ट होके जाए और उस पद पे जाए तो उसको दिया जाए। यही होगा ना कि आप नया घर बनाते रहिएगा, नया आवास बनाते रहिएगा। किसी नियम को एग्जीक्यूट करने में आप पिक एंड चूज क्यों करते हैं? जब आपका मन करेगा एग्जीक्यूट कर देखिए, एक देंगे, बात समझ जब लीजिए, आपका मन नहीं पहले करेगा आप- नहीं पहले- करेंगे। मनीष पांडे जी, नहीं, पहले आप बात ये समझ लीजिए कि जो आवास पे पहले ये मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। ये नहीं मनीष तर्क पांडे मुझे जी आप लगता बोलिए है बोलिए बोलिए मनीष पांडे जी बोलिए। जो ये पहले तर्क मुझे लगता है पैनल पर बैठ के करना ठीक नहीं है कि 10 साल पहले क्यों नहीं हटाए, अब क्यों करा हटा रहे हैं भाई। ये और कौन सा क्या नियम कहता है भाई? नियम बहुत कुछ कहता है। और वीआईपी के आवास आवंटन में अपनी मर्जी से चलते हैं। बहुत सारे नियम हम मनोज लोग जी, ये आप नहीं समझे कि आप समझेंगे। नियम से नहीं चलते मनोज हैं, जी, आप नहीं अपनी समझ मर्जी से सकते, चलते आपके हैं। नेता नहीं समझ पाए अभी तक, तो आप क्या समझ पाइएगा? मनोज जी प्लीज, मेरा अरे भाई रिक्वेस्ट है नेता आपसे। मत जाइए, नेता ऐसी मत बात थोड़ी जाइए, होता है। हर आदमी इंडिविजुअल नहीं होता नहीं है। मैं कह नेता रहा नहीं हूँ समझ आपको पाया, नेता बहुत नहीं समझिएगा। समझता है, आप क्या अब समझ हम समझ गए पाइएगा? हैं, वोट एक खरीद करके आप जीत के और गए, राजन और वाली गए वही हैं। हाल है कि सबको एक हंटर से हाँकना चाहते बिहार हैं। को बांटने में वही ऐसा ज्यादा है समझा कि रहे हैं। हर बार आपने मंत्रिमंडल में समझा रहे हैं ज्यादा, कई ऐसे आपको ज्यादा समझ सीनियर में आ और गई है। जूनियर लोग जीत कर आप आते हैं, बात करें, मुझे लौट फिर कर बात आप कीजिए, वन जब टू मर्जी वन जब मत लगाएंगे, कीजिए, हटाएंगे, जब मर्जी वन टू रखेंगे। वन मत क्यों कीजिए बताइए, ना इसे जवाब दीजिए ना। मनोज जी, वन टू हमें वन देश मत के कीजिए। नागरिक है, ये मैं प्रश्न आपकी पूछने का बात अधिकार है कि आप संविधान के अनुसार से इस राज्य को चला रहे हैं कि नहीं, ये मनोज पूछ रहे जी, हैं। आप सरकार को नेता नहीं समझा रहे हैं, अरे सिखाएंगे, नेता बहुत समझते हैं। आप सरकार को इतना नहीं सिखाएंगे। अपने 4,000 करोड़ आप का क्या बांट है, दिया आप लोगों में, सरकार को सिखा रहे हैं। वोट को चोरी करते हैं, आपको वोट को आपको खरीदते हैं, उसके परेशानी है बाद ना। अरे को समझाने लगे हैं। संविधान में व्यवस्था दी है ना अपनी अरे बात को संविधान न्यायालय में बिल्कुल जाके नहीं, आप रखने का। संविधान को मानते ही नहीं है। आप लोग नहीं संविधान नहीं, को आप मानने वाले लोग नहीं है। संविधान में मानने वाले व्यवस्था लोग की है ना अपनी बातों को न्यायालय में जाकर रखने का। आपको सरकार अगर प्रताड़ित कर रही है, आप अगर कहीं से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उचित माध्यम है ना संविधान में। जाइए वहाँ, यहाँ पैनल पर बैठ के प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं मनोज जी?
ठीक कीजिए, जाइए, नहीं पूरा पैनल करप्शन पर बैठ भरा के हुआ क्या है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप? पूरा भरा मैंने हुआ कहा है, ना कि बात आपके करते हैं, वो नेता को नेपोटिज्म समझ ही है, नहीं नहीं पाया, आप समझते। क्या समझ फिर पाइएगा आप इन सब आकर के बातों को? जनता को ठग करके वोट को आपके पैसा नेता लेकर को खरीद जब करके समझ सत्ता नहीं में आ कायम पाया हो अभी गए, तक, तो उसके आप बाद क्या समझ उसको पाइएगा समझाते मनोज चले। जी? आप बीच में तो बहुत आप होशियार नहीं बन समझ गए, सकते अब मनोज जी ना, होशियार नहीं है, मैंने बहुत कहा, होशियार नहीं है। मैंने क्या कहा बात कि करते हैं आपके आप? नेता को ये बात समझ कानून में तो नहीं आई आज तक। जवाब देना आता नहीं, आप ही नहीं आपका बात कानून करने समझ लगेगा। पाएंगे ना। अरे आप कानून नहीं, नहीं आप समझ समझते हैं, पाएंगे। आप समझते आप हैं। जाके गांधी नहीं, मैदान में नहीं, गांधी जी की फिर मूर्ति सेक्शन के नीचे धरना 1971 में क्या दीजिए। लिखा है बताइए ना मुझको। आप अपने आप अनुसार भाई चलेंगे, मैं अपने कह मन रहा को हूँ ना चले कि देश आप को गांधी चलाएंगे, जी की राज्य को मूर्ति के चलाएंगे। नीचे जाके धरना चलान इसके दीजिए, लिए जब बस बने आप तब यही कर हटाएंगे। सकते हैं, अरे और 5 इससे साल, ज्यादा आप कुछ पिछले नहीं कर 5 सालों सकते से हैं। आपने हटाया नहीं। और आप क्या अभी कर सकते हटाना हैं, शुरू आपको करते बिहार वही की तो पूछ जनता रहे थे, बहुत पिछले अच्छी बार क्यों नहीं तरह से हटाया? समझ गई है। उसमें कौन सा क्लॉज इसलिए भी संविधान आप का कौन सा वेटिंग क्लॉज में काम चल कर रहे हैं, रहा था? वेटिंग में रहिए। उसमें पिछली जब बार आपकी जब आपने बारी नहीं आएगी ना हटाया बिहार तो की संविधान जनता, का कौन सा तो क्लॉज आप काम अपने कर रहा विषय था, को नहीं पूछा? रखिएगा। अरे कम से कम एक व्यक्ति नहीं, को हमने तो कुछ जिताता, आपके बिहार की जनता कम से कम एक एक प्रतिनिधि अरे तो नहीं चुनती जीता, कम ठीक से है कम ना। आपकी बात अब को भाजपा नहीं सदन के जीता, अंदर में इसलिए जीत के आई नहीं रखने भाई। के लिए। मनीष जी नहीं नहीं है, एक क्या क्या मनीष प्रतिनिधि लिहाजा तो जी कम से कम 25 रुपए चुनती ना। मनीष मांगते जी नहीं थे भाई। मनीष जी ठीक है, एक व्यक्ति को नहीं जीताया अगली बार जिता देगा। जीत और हार तो मैं वो नहीं लोकतंत्र कह में रहा, होता पंकज ही जी है। माफ कीजिएगा, मेरी भावना वो नहीं इतनी है, बड़ी मैं दूसरी जीत बात कर रहा आप हूँ। भी 2 से नहीं, यहां वो तक 1 to पहुंचे। 1 कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। वो 1 to 1 कह रहे थे। 1980 में देखिए जब पंकज जी आपकी प्लीज, जब मैं इन आपकी बातों को बीजेपी बना था समझता हूँ, मैं नहीं लाए मनोज थे जी का भैया, भी कितने सम्मान परसेंट वोट करता लाए हूँ, थे आप? मनोज जी के ठीक है नेता का भी मैं सम्मान करता हूँ। मनोज जी मैं इनको जब बोल लेने बोल दीजिए, रहा फिर था, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ मैं बोलिए मनोज जी बोलिए। का भी हाँ, सम्मान करता हूँ, अरे मनोज मुद्दे जी पे के रहते नेता हैं, का भी एकदम सम्मान एकदम करता हूँ। सम्मान करना भी बिल्कुल, चाहिए। मैं भी यही हाँ बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, बहुत सारी चीजें सरकार अपने स्तर से भी तय करती है, संविधान निहित कई बातें होती है। कई बार मंत्रिमंडल में बहुत सारे सीनियर्स ऐसे जीत कर आते हैं, बहुत वरीयता के कारण। आप सीटिंग में भी देखते होइएगा, कई बार ऊपर नीचे करना पड़ता है उस तरीके से विधानसभा या संसद के अंदर बैठने में। हर चीजों को आप अपने हिसाब से कुतर्क देकर कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप ये तो नहीं कह रहे कि सरकारी संपत्ति में हमारा वही रहना उचित है, या आप खुट्टा हम वही गाड़ेंगे चाहे पंचायती कुछ भी हो। अरे भैया, ये इस फॉर्मूले से बाहर निकलिए ना। आप कहिए कि नहीं ठीक है, आप मुझे एक क्वार्टर में भी तो मैं रहूंगा, जनता का मैंडेट मुझे मिला है, सरकार जहां, आप बड़ा दिल दिखाइए ना। आप तो छोटा दिल दिखा रहे हैं। आप जाइए, कहिए कि हाँ ठीक है, जहां मिला भाई, कुछ राज तो जरूर उस कोठी से जुड़ा हुआ है जिसके लिए इतनी पीड़ा हो रही है। वो राज ही उगल दीजिए कि क्या राज है। भाई उस कोठी से आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, आप सत्ता में आ नहीं पाए, सारा नेगेटिव आपका उस कोठी से रहा है। इसके बावजूद भी अगर उस कोठी से इतनी मोहब्बत है आरजू भाई, तो कुछ न कुछ राज तो जरूर है भैया। और यह राज तो हम भी जानना चाहेंगे कि आखिर राज क्या है, कौन सा तहखाना छुपा रखा है उस कोठी के अंदर में। बाकी नियम कानून की बात जो करते हैं, तो नियम कानून अपने ऊपर पर भी लागू कीजिए। नियम से ही सारा चीज चलता है। और आप तो कोर्ट भी गए थे, भूल गए वो दिन? भैया वो जो उप मुख्यमंत्री वाला आवास है, वो खाली करवाने में कितनी कठिनाई आई थी पता है? आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को वह कोठी अलॉट होगा, वह भी जब तक आप खाली नहीं करेंगे तब तक वह अलॉट नहीं होगा। तो दूसरे की पीड़ा भी तो समझिए। याद है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और खाली नहीं कर रहे थे, तो जिनके लिए वो आवंटित था, तारकिशोर प्रसाद जी को बेचारे को कितना दिन तक इंतजार करना पड़ा था। तो भैया ये सब बातों को भी समझिए, और देखिए सत्य से रूबरू होइए, सत्य को नकारिए मत। सत्य ने आपको जहां बैठने का जगह दिया है, जिस कोठी में रहने के लिए व्यवस्था की है, उस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। देखिए ये बपौती नहीं है, कल हम भी सत्ता में नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी थोड़ी है कि हम भी कल दिन सत्ता में रहेंगे। अगर अच्छा करेंगे तो रहेंगे, बुरा करेंगे तो जनता हटा देगी। लेकिन पुराने दिनों को याद मत कीजिए, वो दिन अब चला गया। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बड़ा दिल दिखाइए, विपक्ष की भूमिका में आइए। और एक मुद्दा तो दे दिया है नीतीश जी ने कल के लिए आपको, कल 10 लाख महिलाओं को फिर 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। सड़क पर उतरिए और कोई बहाना ढूंढिए कि भाई अब कौन सा वोट खरीदा जा रहा है, जनता के टैक्स के पैसे को क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों 10-10 लाख रुपया जो है सो वो उसको बर्बाद, 10-10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाइए। विपक्ष की जो भूमिका, जो आपकी बिहार की जनता ने जो विपक्ष वाली भूमिका आपको दी है, उस भूमिका पर आप अपने आप को खरा उतारिए, सकारात्मक भूमिका में आइए। ये आवास, कोठी तोठी, ये सब बपौती किसी की थोड़ी है, ये तो मोह माया है। आज है कल नहीं रहेगा, हो सकता है कल मुख्यमंत्री आवास मिल जाए, तो क्या कहेंगे हम कि नहीं जाएंगे उसमें, हमको वही ठीक है।
अरे भैया ये सब छोटी चीजें, इन सब चीजों को डिबेट का विमर्श का मुद्दा मत बनाइए। विमर्श का मुद्दा बिहार की तरक्की है, आगे कौन कौन सी योजनाएं हैं, कैसे सरकार को घेरना है, कैसे सरकार का समर्थन करना है। अपने सार्थक विपक्ष की भूमिका में आप भी आइए, और प्रशांत किशोर को भी चाहिए कि एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में आवे। उन्होंने कहा ही है कि बिहार छोड़कर हम नहीं जाएंगे, तो अच्छा है, बेहतर है। वो भी अपना एक योजना बनाए, करें। सरकार जहां गलत करती है वहां सरकार को घेरने का नहीं काम करे, ठीक है, जहां सरकार पर अच्छा पर करती पर है पर सरकार की पर प्रशंसा करे। आपने आपने सारी बात कह दी, लेकिन मैं यही पूछना चाहूंगा कि दरअसल नियम तो ये कहता है मनोज बैठा जी कि आपको नोटिस भेजा जाएगा और 30 दिन के अंदर आपको खाली करना होगा। अभी जो खबर आ रही है, आरजेडी कह रही है कि हम खाली करने नहीं जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि तेजस्वी यादव की गलती अब उनके परिवार पर ही भारी पड़ रही है और इसलिए सर्कुलर रोड जो है खाली करना पड़ेगा? क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि 2017 में ये डिप्टी सीएम थे, 5 देश रत्न मार्ग इनको आवंटित था और नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ करके वापस बीजेपी के साथ चले गए थे। उन्होंने सरकार बनाई थी और वो आवास तत्कालीन डिप्टी सीएम को अलॉट कर दिया गया था और मनीष पांडे बता रहे थे आगे की बात। तो जो पटना हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उसके हिसाब से तो ये बड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है कि राबड़ी जी को भी खाली करना पड़ेगा। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि आरजेडी क्या पुराने मोड से बाहर निकल नहीं पा रही है क्या? अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले चंद्रशेखर जीत गए हैं, विधायक हैं, थप्पड़ मार रहे थे किसी को। आरजेडी बतौर पार्टी कह रही है कि हम घर खाली नहीं करेंगे। ये सरकार से भिड़ने की मंशा, और वो भी खास तौर पर नोटिस के बाद, ये आपको क्या दिखाई पड़ता है? जब घर आपका है ही नहीं तो आप जबरदस्ती काहे कह रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे? अब इस संविधान का आप रक्षक है, संविधान को कपिया हाथ में लेकर के घूमते रहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। और वही संविधान कह रहा है, वही कानून कह रहा है कि आपको 30 दिनों के अंदर नोटिस मिलने के पश्चात आपको वो जो आवास, सरकारी आवास मिलेगा। जब आप किसी पद पे थे तो आप खाली कर दीजिए। और दूसरी बात, मनीष पांडे जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी पर उपहास ना करें। यही हुआ था एक बार पार्लियामेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की संख्या कम थी, लोगों ने उनका उपहास किया था, उन्होंने जवाब दिया था। आप आज हंस रहे हैं, कभी संख्या आपकी इतनी कम हो जाएगी कि आप हंसने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो आप उपहास मत कीजिए। ये मत भूलिए कि आप दूसरे पार्टी में, मैं दूसरे पार्टी में हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के बारे में नहीं सोचते, राज्य के बारे में नहीं सोचते। हम अलग हैं, अलग नहीं है। अगर देश उन्नति करता है, राज्य उन्नति करता है, यहाँ के लोग खुशहाल होते हैं, तो खुशी आपको भी होगी, हमको भी होगी। और दूसरी बात, किस लिए मैं आपको अतार्किक कह रहा था, आप कहते हैं कि जब मर्जी आए तो हटाएंगे। ये बताइए कि कोई विधायक जीत के जाता है, मंत्री बनता है, तो उनकी एक सैलरी स्टार्ट होती है। जब तक वो मंत्री रहेगा, जब तक वो विधायक रहेगा, वैध रूप से उसकी नहीं सैलरी ठीक है, मिलती है। उसके पर बाद से वो इसको चुनाव हार गया। नहीं, पर नहीं, एक बात सुनिए सर, इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा रहा है। कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये आरजेडी का सिंबल बन चुका था 10 सर्कुलर रोड, और इतनी भारी प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली। अब एनडीए आरजेडी के सिंबल को खत्म करना चाहती है, डिमोलिश करना चाहती है। नहीं, 10 सर्कुलर रोड का नथिंग इज मतलब ही आता है कि भाई ये आरजेडी का बड़ा बंगला है जहां सब लोगों को पता है, लोग जाते थे वहां पर। दरअसल एनडीए भारी बहुमत ला करके, क्योंकि देखिए भवन निर्माण मंत्रालय के अंदर आता है, भवन निर्माण मंत्रालय जेडीयू के पास है, तो भाई जेडीयू पे अगर बीजेपी का जोर चल रहा है तो मैं नहीं कहूंगा, पर ये गया तो होगा जेडीयू मंत्रालय के ही तरफ से ना, एनडीए सरकार की तरफ से। अगर सरकार के रुख को देखा जाए तो एक बात तो साफ कहा जाएगा कि हाँ, अब सरकार ने ठान लिया है कि ये 10 सर्कुलर रोड खाली हो। अकबर अली साहब, देखिए, लग रहा अकबर अली, इस आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। क्या कह रहे थे? हम आपसे यही कह रहे थे कि 30 दिन में अगर ये नोटिस के बाद खाली नहीं करते हैं, क्योंकि आरजेडी कह रही है हम खाली नहीं करेंगे, तो क्या पुलिसिया कार्रवाई करेंगे? ये प्रोविजन भी है। अमूमन ऐसा होता नहीं है नेताओं के साथ। देखिए, अभी कुछ साल पहले ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष जो है उप मुख्यमंत्री का आवास खाली करने को नहीं तैयार थे। वो खुद चले गए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से न्यायाधीश उनके खिलाफ आया, चले गए उच्चतम न्यायालय।
माननीय उच्चतम न्यायालय से भी उनको दंड हो गया 50,000 रुपया का। तो भाई मैं कह रहा हूं कि ये बात समझने की है कि ये कोई खानदानी आवास नहीं है कि इसके लिए बंटवारा सूट जाके फाइल करिएगा कोर्ट में आप। ये जो प्रक्रिया है सरकार का, अगर वो आवंटन आपको जहां भी आवास का करती है, आप सहर्ष वहां जाइए, आप अपने सुविधा के अनुसार आवास जो है मांगिए। आप चिन्हित करके आवास क्यों लेना चाहते हैं? माननीय गवर्नर साहब का चिन्हित आवास है, उसमें गवर्नर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चिन्हित आवास है, जो मुख्यमंत्री बनेंगे उसमें रहेंगे। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हों या नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के हों, इसका कोई चिन्हित आवास नहीं है। हाँ, सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है कि उनको केंद्रीय पूल का आवास हो, राज्य या कैबिनेट मिनिस्टर के सुविधा के अनुसार आवास हो, तो वो तो इनको दिया गया है। अब अगर इसको अनावश्यक विवाद बना करके अब वो जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो पिछले बार का जो है उनका जो फैसला है, तो निश्चित तौर पे फिर इसी तरह का जो है फैसला देखने को मिल जाएगा उनको, क्योंकि वो ठीक है, कानूनी प्रक्रिया ठीक है, में जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो तो कानूनी प्रक्रिया में जाने की बात कर रहे हैं। मनीष पांडे, एज पर लॉ समय खत्म होता है, अनधिकृत कब्जा माना जाता है। आपको लगता है कि लालू प्रसाद या आरजेडी उस रास्ते तक जाना चाहती है कि आप जबरदस्ती उनसे खाली करवाएंगे तो मैसेज ये जाएगा कि गरीबों के मसीहा को उसके घर से निकाल दिया गया, फेंक दिया गया? आरजेडी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है? आरजू खान बोल रहे थे, आरजेडी जैसे बोल रही थी, आपने सुना? नहीं, मैं यही बात कहना भी चाह रहा था। इसके पीछे और कोई दूसरी पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, जो लिमिटेड आरजेडी के वोट बैंक हैं, लिमिटेड, आप ऑलवेज देखिएगा मुद्दों पर वो वहीं तक सीमित होकर अपनी एक्टिविटीज करती है कि उनका जो वोट बैंक है वो अगर बढ़े नहीं तो कम से कम घटे भी नहीं, और वो हम लोग घट भी नहीं है। यह भी बात है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उनकी सारी एक्टिविटी, चाहे चुनाव के समय में, अब देखिए चुनाव भर गाने पर बैन नहीं लगाया, चुनाव के बाद जो है वो एफआईआर करने के लिए और धमकी देना शुरू कर दिए कि ये गाने नहीं बजने चाहिए। तो ये इनकी एक्टिविटीज है, और ये बात सही कह रहे हैं कि वो जितना उनको लगेगा वो उसको कहेंगे कि दलितों, गरीबों को, पिछड़ों को, गरीबों के मसीहा को सताया जा रहा है, ये मनुवादी, ये भाजपाई। ये देखिए, ये नीतीश जी पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि वहां फिर नैरेटिव सूट नहीं करता उनको। सूट किन पर करता है? तो भाजपा पे करेगा नैरेटिव सूट, तो वो सारा ठीकरा कोशिश करेंगे। ये टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहूं पंकज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए इनकी जो मनोवृत्ति है, आज भी चुनाव हारने के बाद इतनी बुरी हालत हुई है तो भी इनके विधायकों का चाल चलन, इनकी एक्टिविटीज, इनके बोलने का, इनके मुद्दे आज भी लग रहा है जिसे चुनाव ही लड़ रहे हैं, चुनाव समाप्ति नहीं हुआ है, आज भी उसी मोड में इनके स्टेटमेंट निकल रहे हैं। तो ये देखिए सुधरने वाले नहीं है। हाँ, मैं मनोज बैठा जी को जरूर कहूंगा, मनोज जी आपने बहुत अच्छी बातें की, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन फैक्ट क्या है? अगर हम रसगुल्ले की बात करें और कहें कि इसमें मिठास नहीं होगा, अगर हम मांस की बात कहें और उसमें कहें इसमें खून का बिल्कुल एक कतरा भी नहीं होगा, संभव नहीं है। सरकार होगी तो भ्रष्टाचार होगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। प्राथमिकता किसी सरकार की यह होती है कि हम भ्रष्टाचार पर कितना ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगा सके और कम से कम सरकार संपोषित भ्रष्टाचार या अपराध न हो। जो काम माननीय आपके नेता ने पूरे चुनाव भर कहा, वो ऐसे कहा जैसे कि लगता था कि वो अपवाद होंगे, वो अगर शासन सत्ता में आते हैं तो ना तो भ्रष्टाचार होगा और ना ही अपराध होगा। मैंने सिर्फ इसीलिए यह बात कही थी। अदरवाइज बिल्कुल संविधान और जो न्याय के साथ विकास की बात है वह सब सही है, और कोई भी सरकार हो, कोई भी विपक्ष में हो, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए लोकतंत्र में, जनता का हित, जनहित उसका उद्देश्य होना चाहिए। विपक्ष में भी जो पार्टियां हैं उनका भी यही हित यही होना चाहिए, और सत्ता पक्ष का भी तो यह रहना ही चाहिए। लेकिन यह जो आवास का मुद्दा है पंकज जी, मैं बिल्कुल इससे डिफर करता हूं। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, नेता के लिए आवास की प्रायोरिटी कभी नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ अन्याय भी हो रहा है तो भी 1 मिनट में अपना आवास खाली करना चाहिए। मैंने कई पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों को देखा, कई नेताओं को देखा, जिस दिन हारे उस दिन चुनाव अपना आवास खाली किया। तो एक वो भी उदाहरण है। इसलिए आवास मुद्दा हो जाए किसी व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी नेतृत्व के लिए, मुझे लगता है यह आदर्श नहीं है। उसको भले उसके साथ राजनीति हो रही है, वो अलग विषय है, लेकिन आप उसको मुद्दा बनाएंगे
मुझे नहीं लगता ये ठीक है। कहीं से तार्किक है, लेकिन लेकिन ये तर्कसंगत है लेकिन ये और लेकिन सत्य ये है। मुद्दा लेकिन ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है और नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी चुनौती के रूप में एनडीए के सामने अगर कोई घटना आने जा रही है, क्योंकि देखिए संख्या के हिसाब से महागठबंधन चुनौती देने की स्थिति में तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ये मुद्दा अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन रहा है, मीडिया में सुर्खियां भी बटोर रहा है। सवाल यह है कि लालू प्रसाद करेंगे क्या, राबड़ी देवी करेंगी क्या और आरजेडी फैसले लेगी क्या। आरजेडी के ताजा बयान से यह साफ नजर आता है कि आरजेडी टकराव चाहती है। आरजेडी सीधा कह चुकी है कि लालू प्रसाद राबड़ी देवी का घर 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं करेंगे। गंभीर सवाल है, आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। मनीष पांडे, मोहम्मद अकबर अली, आरजू खान, मनोज बैठा, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।